चलो द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 18। 40 to 43 हम लास्ट में करेंगे, अभी करूंगा तो आपका एनर्जी डाउन नहीं हो जाना चाहिए, एंड वो दैट वी विल हैंडल एट लास्ट जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। 18 इज द टेक्निकली लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन एज ऑफ नाउ। तो 18 कर लेते हैं पहले। अब ये प्रोविजन किस चीज की बात करता है सर? सेक्शन 18 किस चीज की बात करता है? तो सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। So what do you mean by special circumstances? So this particular section talk about total 8 special circumstances कि जहाँ पे क्या होने वाला है। आप फॉरवर्ड समझो, फिर उसका जो रिवर्स है उसका एक मिरर इफेक्ट है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फॉरवर्ड। क्या होता है कि एक पर्सन पकड़ लो, इसके पहले अनरजिस्टर्ड था, ठीक है ना, और एक डेट के बाद वो रजिस्टर्ड हो जाता है, एंड दिस इज द डेट ऑफ चेंज। इस दिन पे ये चेंज हुआ है। तो रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के बीच में का ये जर्नी है उसका। नाउ वी नो दैट व्हेन ही वाज नॉट रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसको तो आईटीसी मिलता ही नहीं था। ओके, तो आईटीसी लिया ही नहीं उसने बेचारे ने। बट व्हेन ही इज रजिस्टर्ड, ही इज लायबल टू पे जीएसटी बिकॉज, and then because he is liable to pay GST, he can also claim the ITC. अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी भी नहीं भर रहा था। अब इश्यू देखो क्या है, तो इस पीरियड में जो परचेसेस होंगे उसका तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा, और इस पीरियड में जो भी उसने परचेसेस किए हुए उसका क्रेडिट नहीं मिला हुआ है। तो ये जो चेंज डेट होता है, ये जो चेंज डेट होता है, रजिस्टर्ड जिस दिन हुआ, जैसे पकड़ लो आज का डेट है अपना 14 नवंबर, आज दिवाली है 14 नवंबर, तो 13 नवंबर तक वो अनरजिस्टर्ड था और 14 नवंबर से वो रजिस्टर्ड हो गया। तो 13 नवंबर पे जो क्लोजिंग स्टॉक था, जो क्लोजिंग स्टॉक था इसके पास, क्लोजिंग इन्वेंटरी थी, दैट इन्वेंटरी ऑब्वियसली वाज परचेस्ड ड्यूरिंग द प्री पीरियड मतलब जब अनरजिस्टर्ड पीरियड, एंड दिस इन्वेंटरी विल बी सोल्ड व्हेन ही इज रजिस्टर्ड। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके इसको जीएसटी भरना पड़ेगा, ही विल बी लायबल टू पे जीएसटी। कैन यू अंडरस्टैंड द मिस मैचिंग हियर? क्या हो रहा है यहाँ पे? मैचिंग क्या होता है कि ओके, मैंने यहाँ पे कुछ परचेस किए, यहाँ पे इसी पीरियड में सेल हो गए, तो ना ही मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, ना ही मैंने आउटपुट टैक्स भरा। जो आउटर पीरियड होगा, रजिस्टर्ड पीरियड होगा, मैंने यहाँ पे अगर परचेस किया, मुझे यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, यहाँ पे जब सेल होगा तो मुझे यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, तो आईटीसी मिला तो टैक्स भरा, आईटीसी नहीं मिला तो टैक्स नहीं भरा। बट the closing stock which is there on the date prior to the this change date, तो उसमें क्या हो रहा है आप समझो जरा, that purchase have happened in the period when I was unregistered, thereby I was not able to claim the input tax credit। लेकिन अब ये सेल होगा जब भी मैं रजिस्टर्ड हूं, तो सर मेरे पे लाइबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। तो गवर्नमेंट अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन पीरियड, यानी ट्रांजिशन पीरियड के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बोला कि ठीक है, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, अब क्लोजिंग स्टॉक में भी 3 स्टॉक होता है, वो याद रखो आप लोग। अब रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी होता है, जैसे रॉ मटेरियल आया वही वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे स्टील का मैं अगर चेयर बनाता हूं, तो स्टील का मटेरियल जैसे आया स्टील बार, वो रॉ मटेरियल में है। कुछ स्टील बार मशीनरी के अंदर है, बन रहे हैं, सेमी फिनिश गुड्स है, जिसको हम WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना। और कुछ रॉ मटेरियल का कंपोनेंट मेरे फिनिश गुड्स में है, जो अभी तक अनसोल्ड है, अभी मेरे पास है फिनिश गुड, तो उसमें भी तो मेरा इनपुट का कंपोनेंट है। So yes, I have input in 3 different form. First form is raw material as such as a raw material which is converted into WIP, and raw material which is converted into finished goods. तो इन inputs का मुझे credit मिलेगा. This is the first understanding you should have. सर इसका मिरर इफेक्ट क्या होता है? मिरर इफेक्ट एकदम सिंपल है, आप समझो ना। अब अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड अगर आप ट्रैवल करते हो, तो अगर रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड ट्रैवल करोगे, तो सेम चीज, रजिस्टर्ड के पीरियड में आपने आईटीसी लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जीएसटी भर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपने आईटीसी लिया था, जीएसटी भर रहे थे, फिर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, बोला कि नहीं भरना, अपने को जीएसटी भरना ही नहीं है, एंड नाउ यू हैव बिकम अनरजिस्टर्ड। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं, क्या बोला वो, आईटीसी मिलेगा ही नहीं, और जीएसटी मुझे भरना ही नहीं, मुझे आईटीसी मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो चेंज डेट होता है, चेंज डेट, तो यहाँ पे जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा, यही क्लोजिंग स्टॉक जो होगा मेरा, ठीक है ना। अब ये क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगा, WI के फॉर्म में होगा, और ये फिनिश गुड्स के फॉर्म में होगा। तो इसके ऊपर जितना भी मैंने क्रेडिट लिया होगा, इसका मुझे रिवर्सल मारना पड़ता है, इसका मुझे क्या मारना पड़ता है, रिवर्सल, ठीक है ना।
तो रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड का एक जर्नी है और अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड का जर्नी। आप एक वाला, ये पहला वाला जर्नी आप फोकस करो, सेकेंड वाला आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। सर ऐसा और एक बात होता है, कैसे क्या होता है सर, कुछ लोग क्या होते हैं रजिस्टर्ड होने के बाद कंपोजिशन डीलर होते हैं। अब कंपोजिशन डीलर को पकड़ लो आप, और यहाँ पे आपको बनना है अभी रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर, और अब आपको रेगुलर डीलर बनना है क्योंकि आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया 1.5 करोड़ किसी पर्टिकुलर डेट पे। अब 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया, मतलब जब आप कंपोजिशन डीलर थे दैट टाइम आप क्रेडिट नहीं ले पाते थे, ना ही आप क्रेडिट इश्यू कर पाते थे, ठीक है ना। तो दिस पीरियड में आपने जो भी परचेस किया होगा, यू हैवंट टेकन एनी क्रेडिट, आईटीसी तो आपने लिया ही नहीं है। और जो रजिस्टर्ड डीलर हो उस टाइम पे आपको आईटीसी मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। तो अभी हो क्या रहा है, यहाँ पे आप रेगुलर डीलर बन गए हो तो रेगुलर टैक्स भरोगे, आईटीसी भी ले लोगे। यहाँ पे आप कंपोजिशन डीलर थे, कंपोजिशन टैक्स भरे थे तो आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था। अब ये जो डेट है ये चेंज का डेट है। अब चेंज के डेट पे क्या हो रहा है सर, चेंज के डेट पे मेरे पास जो स्टॉक था, ये जो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है ना, ये तो मैंने परचेस किया था इस पीरियड में, कौन से पीरियड में, जब मैं कंपोजिशन में था। अब सेल होगा नॉर्मल पीरियड में, तो सर मुझे इसका आईटीसी चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो रॉ मटेरियल है, जो डब्ल्यूआईपी है, ठीक है ना, अनफिनिश गुड्स है या फिनिश गुड्स है, इनका इसके अंदर जो इनपुट्स पड़े हुए इसका आपको क्रेडिट मिलेगा। नॉट ओनली दैट, जो कैपिटल गुड्स आपने लिया था, और कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी जो आपने लिया था, आपको उसका भी क्रेडिट दे देंगे। लेकिन अभी इसका पूरा क्रेडिट नहीं देंगे आपको। आप क्या करेंगे, उसके उसमें हम 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है ना, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ को रिड्यूस करेंगे टोटल क्रेडिट में से। जैसे पकड़ लेते हैं अपने पास 100 लाख का क्रेडिट है प्लांट एंड मशीनरी का, उसमें से 5% पर क्वार्टर, मतलब अगर मैंने 4 मंथ के लिए अगर यूज किया होगा तो 4 मंथ में 2 क्वार्टर आ गए, क्योंकि एक पूरा 3 मंथ का क्वार्टर और 1 महीने का क्वार्टर इज इक्वल टू 2 क्वार्टर्स, ठीक है ना। तो 2 क्वार्टर, तो 5% का डबल अगर मैं करता हूं तो 10% हो जाता है। तो यस आई विल हैव टू डिडक्ट 10%, और जो बच गया 90 लाख, 90 लाख का आपका क्रेडिट आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है, मैं आपके लिए एक एक सिचुएशन पढ़ना चालू कर देता हूं, आप समझना चालू करो। प्रोविजंस of section 18 read with the relevant rules summarized as under special circumstances enabling availing of credit। ठीक है, देखो क्या बोलता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, registered person switching from composition levy to regular scheme। रजिस्टर्ड पर्सन स्विचिंग फ्रॉम, तो ये जर्नी कहां से है, कंपोजिशन डीलर से रेगुलर स्कीम में जा रहा है, रेगुलर डीलर बन रहा है, ठीक है ना। या रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकमिंग टैक्सेबल सप्लाई, पहले आपका जो सप्लाई था वो एग्जेम्प्ट था, अभी आप टैक्सेबल में आ रहे हो। मतलब ये समझ रहे हो, ये डार्कनेस से आप समझो कि लाइट के तरफ ये जर्नी हुई आपकी। यहाँ पे आप छोटे थे, अभी आप यहाँ पे बड़े हो गए हो। यहाँ पे आपका आइटम जो था एग्जेम्प्ट था, अभी आप टैक्स भरना चालू करोगे। सर आपने डार्कनेस क्यों बोला पुराने वाले पीरियड में, क्योंकि पुराने वाले पीरियड में जब आपका सप्लाई एग्जेम्प्ट होता है दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू टेक आईटीसी, जबकि पूरा का पूरा जो जीएसटी का रिजिम है, होल जीएसटी लॉ इज बेस्ड ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। और यहाँ पे पुराने वाले पीरियड में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो वो एग्जेम्प्ट है, या तो आप कंपोजिशन डीलर थे। अब आप कंपोजिशन डीलर से टैक्सेबल सप्लायर बन रहे हो, रेगुलर सप्लायर बन रहे हो, या तो एग्जेम्प्ट सप्लाई जो था वो आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, क्रेडिट एंटाइटल ऑन, पहले आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, बाद में क्रेडिट मिलेगा। बात हो रही है क्लोजिंग डेट की, उस चेंज के डेट की। क्रेडिट एंटाइटल ऑन इनपुट हेल्ड एज स्टॉक, मतलब ये रॉ मटेरियल हो गया। इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, मतलब ये डब्ल्यूआईपी हो गया। इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स इन स्टॉक, तो ये फिनिश गुड्स हो गया, ठीक है ना। नॉट ओनली दिस, आपको कैपिटल गुड्स का भी डिडक्शन मिलेगा इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकमिंग टैक्सेबल सप्लाई। A capital goods used exclusively for such exempt supply reduced by 5% per quarter or part thereof from the date of invoice, ठीक है ना। तो डेट ऑफ इनवॉइस से हर क्वार्टर का 5% रिडक्शन मारो, तो आपको मिलेगा नेट अमाउंट, और नेट अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है ना। ITC claim shall be verified with the corresponding details furnished by the corresponding supplier, ठीक है ना। वो तो ठीक है, वो corresponding details आपको भरनी पड़ेगी। और ये वाली जर्नी देखो, a person applying for the registration within 30 days of becoming liable for registration, या person obtaining voluntary registration। यहाँ पे जर्नी कौन सी है, अनरजिस्टर्ड से लेके रजिस्टर्ड की जर्नी है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स का आपको बेनिफिट नहीं देता, कैपिटल गुड्स का बेनिफिट नहीं देता क्योंकि आप पहले रजिस्टर्ड नहीं थे। यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल का बेनिफिट मिलता है, लेकिन कैपिटल गुड्स का बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ पे देखो, क्रेडिट एंटाइटल ऑन इनपुट सच एज हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स,
सर ये जो कौन सी डेट है, अन इमीडिएटली डेट प्रीसीडिंग दी चेंज डेट, जहां पे चेंज हुआ है, जहां पे ये चेंज हुआ है, जिस भी तारीख को चेंज हुआ है उसका एक दिन पहला, ठीक है ना, ये करना होता है. In all these cases, the very important date here is ITC in all above cases availed within 1 year from the date of issue of invoice. इसका क्या मतलब है, मतलब आपके पास अगर लास्ट ईयर का अप्रैल का अगर बिल है, लास्ट ईयर के अप्रैल का अगर बिल है, और आप करंट ईयर के, प्लीज अंडरस्टैंड करो, आप करंट ईयर के अगर आप लास्ट ईयर का अप्रैल मतलब करंट ईयर के अगर आप ये लास्ट ईयर का अप्रैल नहीं, करंट ईयर के अप्रैल का अगर आपका बिल है, तो आप मैक्सिमम करंट ईयर के 31 मार्च तक आप इसका क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हो. अगर मार्च पास ऑन हो जाता है, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई आ जाता है नेक्स्ट ईयर का, तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि क्रेडिट लेने का यहाँ पे क्रेडिट लेने का टाइम जो है विद इन 1 ईयर है. सर जो ऑर्डिनरी सेक्शन 16 का टाइम लिमिट है वो बोलता है ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, इसलिए वहां पे 20 अक्टूबर लिखा था. वो टाइम लिमिट ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में यूज होता है. यहाँ पे जो टाइम लिमिट है ये विद इन 1 ईयर होता है, क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है. स्पेशल का टाइम स्पेशल है, तो इसको आप याद रखना पड़ेगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 1 ईयर पे टिक नहीं करेंगे अगर सेक्शन 18 आया तो, ठीक है ना. आगे चलते हैं. फिर उन्होंने क्या बोला कि अभी आपके पास कितना स्टॉक है, क्या है, अब जीएसटी डिपार्टमेंट कैसे आके वेरीफाई करेगा. तो एक काम करो, आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल कर देना, एक आप इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल कर देना. आप जितना भी बोलोगे हमारा इतना स्टॉक था उस दिन पे, हम मान लेंगे. लेकिन सुनो साहब, अगर आपने अगर क्रेडिट मोर देन 2 लाख का क्लेम किया हुआ है, कितना मोर देन 2 लाख का क्लेम किया हुआ है, तो सर प्लीज आप समझो, मोर देन 2 लाख का अगर क्रेडिट है तो खाली आपके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते. अभी आप क्या करो, एक सीए या सीए में से, एक सीए या सीए में से आप जाके सर्टिफिकेशन लेकर आओ, ठीक है ना, एक एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन लेकर आओ, क्योंकि आपके ऊपर हम भरोसा नहीं रख पाएंगे. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के ऊपर जो प्रैक्टिस में उनसे आके सर्टिफिकेट लेकर आओ कि हाँ इसका इतना इतना जेन्युइन स्टॉक अवेलेबल था. ओके. स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का रिवर्स इफेक्ट यहाँ पे देख लो, रिवर्स में क्या हो रहा है. A registered person who has availed ITC switching from a regular scheme of paying tax, payment of tax of to composition levy. यहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलर स्कीम से जा रहा है बंदा कंपोजिशन लेवी में, ठीक है ना, मतलब उल्टा हो रहा है. मतलब पहले पीरियड में आईटीसी मिलता था, अब आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है ना. पहले आईटीसी मिलता था, अब आईटीसी नहीं मिलेगा. तो ये क्लोजिंग डेट पे जो है वहां पे रिवर्सल मारना पड़ेगा, जो भी आपका स्टॉक होगा उसका रिवर्सल करना पड़ेगा, ठीक है ना. सप्लायर फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना, होली एग्जम्प्टेड. अब पहले आपके ऊपर एग्जम्पशन नहीं था, अभी एग्जम्पशन आ गया, मतलब आपके यहाँ पे पहले टैक्सेबल था, अब आप एग्जम्पशन में जा रहे हो. इसका मतलब पहले क्रेडिट मिलता था, अब क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन ये जो क्लोजिंग डेट है यहाँ पे आपको रिवर्सल मारना पड़ेगा आपका स्टॉक का, क्योंकि आपने उस पीरियड में परचेस किया जिस पीरियड में आपको क्रेडिट मिलता था, और आप उस पीरियड में सेल करने वाले हो जब एग्जम्पशन है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका रिवर्सल मारना पड़ेगा. कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्टर्ड टू आप अनरजिस्टर्ड जा रहे हो, ठीक है ना, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड जा रहे हो, कैंसिलेशन कर रहे हो. तो अगेन वही बात, पहले आपको क्रेडिट मिलता था, अभी क्रेडिट नहीं मिलेगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक पे जो क्रेडिट होगा उसका आपको रिवर्सल मारना पड़ेगा. और सप्लाई प्लांट एंड मशीनरी की बातें 2 मिनट के बाद करेंगे. तो इन्होंने क्या बोला है, अमाउंट टू बी रिवर्स्ड इक्विवेलेंट टू, इसका मिरर इफेक्ट है, जो हमने ऊपर बोला उसका मिरर इफेक्ट है. इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एज इनपुट कंटेनिंग फिनिश गुड्स एंड इनपुट कंटेनिंग फिनिश गुड्स, और कैपिटल गुड्स के ऊपर का भी जो क्रेडिट होता है वो रिवर्स करने का, लेकिन वो कैपिटल गुड्स के लिए मैनर उन्होंने प्रोपोर्शनेट बोला है, मंथली, ठीक है ना. ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट of switch over or the date of exemption or date of cancellation of registration. Manner of reversal of credit on input and capital goods. Manner देखो यहाँ पे बोला है, input के लिए क्या बोला है, proportionate reversal based on the corresponding invoices. If such invoices are not available prevailing market price of the effective date, तो उस दिन का आपको उस अगर रॉ मटेरियल का अगर प्राइस मार्केट प्राइस पर अगर आपके पास इनवॉइसेस है तो इनवॉइस के बेसिस पे रिवर्सल कर दो. इनवॉइस नहीं पता है या मिल नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा है क्या लेना है, तो जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होता है उसके ऊपर ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है. और वो मार्केट प्राइस अगर आपने लिया तो सर्टिफिकेशन ले लेना सीएसीए में से, ठीक है ना. और जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स को उन्होंने बोला प्रो रेटा बेसिस पे, यहाँ पे 5% पर क्वार्टर की बात नहीं की, तो ये डिफरेंस है. वहां पे 5% पर क्वार्टर की बात है, यहाँ पे प्रो रेटा बेसिस पे, मतलब यहाँ पे 4 मंथ इज इक्वल टू 4 मंथ. अगर आपने 4 मंथ ही यूज किया टैक्सेबल पीरियड में, तो आपका जो भी आईटीसी होता है रिवर्सल इज इक्वल टू आईटीसी इनटू 4 मंथ डिवाइड बाय 60 मंथ, क्योंकि यहाँ पे 60 मंथ का लाइफ मानना होता है. सर 8 मंथ क्या होगा, तो 8 मंथ डिवाइड बाय 60 मंथ. सर 9 मंथ क्या होगा, तो 9 मंथ डिवाइड बाय 60 मंथ, तो ऐसे करना पड़ता है. ITC to be reversed will be calculated separately for ITC of CGST, AGST, UTGST and IGST. जो टैक्स आपका CGST का तो CGST का रिवर्सल होगा, AGST का था तो AGST का रिवर्सल होगा, IGST का तो IGST का रिवर्सल होगा. रिवर्सल अमाउंट विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना.
एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर विल बी डेबिटेड, और बैलेंस अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, और कुछ उसमें बैलेंस होगा तो लैप्स हो जाएगा रिवर्सल करने के बाद। ये हो गया बेसिक बातें जितनी मुझे बतानी थी। उसके ऊपर के कुछ अगर क्वेश्चन है तो फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक दो इलस्ट्रेशन मिलेंगे मुझे मॉड्यूल में। ये देखो, मिस्टर जी बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त। तो 1 अगस्त पे लाइबल हो गया टू पे टैक्स। हैज ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन ऑन 15 अगस्त। तो 15 अगस्त मतलब समझते विद इन 30 डेज है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन आएगा रेट्रोस्पेक्टिव। तो इसका रजिस्टर्ड डेट होगा 1 अगस्त, और उसके पहले का जो डेट होगा 1 अगस्त के ऑनवर्ड जो परचेस किया होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो क्रेडिट ले ही सकते हो। लेकिन उसके पहले का डेट, तो 1 अगस्त के पहले का डेट जो होगा उसके ऊपर जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका भी वो क्रेडिट ले पाएगा। Mr. G is eligible for ITC on inputs held as the stock as a part of semi-finished goods and finished goods as on 31st July, ठीक है ना। But Mr. G cannot take the credit on capital goods, क्योंकि ये रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड जा रहा है, यहाँ पे कैपिटल गुड्स का बेनिफिट नहीं मिलता। ओके। मिस्टर ए अप्लाइज फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑन 5 जून। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं आता, वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही आता है। ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन ऑन 22 जून। अब 22 जून हो गया तो 21 जून तक ये अनरजिस्टर्ड था, तो 21 जून का जो स्टॉक होगा उसका एक क्रेडिट ले लेगा, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। मिस्टर इज एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन इनपुट हेल्ड इन द स्टॉक एज अ पार्ट ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन हेल्ड एज ऑन 21 जून, बट कैपिटल गुड्स का ही कैन नॉट टेक द क्रेडिट, ठीक है ना। नेक्स्ट, Mr. B is a registered taxable person was paying tax under the composition scheme up to 30th July। तो 30 जुलाई चेंज डेट हो गया, मतलब 31 जुलाई से क्या होने वाला है, ये रेगुलर स्कीम बनेगा। 31 ऑनवर्ड तो चीजें इजी हो ही जाती है। जो स्टॉक 30th जुलाई पे है, नॉट ओनली स्टॉक बट आल्सो द कैपिटल गुड्स। देखो, however on with effect from 31st July, Mr. B becomes liable to pay tax under regular scheme. Mr. B will be eligible for ITC on input and as a stock, input containing semi goods and finished goods held as the stock, and capital goods as on 30th July, ठीक है ना। and ITC on capital goods will be reduced by 5% per quarter from the date of invoice or part thereof, ठीक है ना। 5% per quarter और part thereof भी लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब 1 month 1 day of the next quarter will be equal to full quarter, याद रखो लो। जितने भी मंथ आपको दिए जाएंगे डिवाइड बाय सिंपली 3 करने का, और पॉइंट में आता है तो उसको राउंडिंग ऑफ पूरा करना होता है, यहाँ पे फुल क्वार्टर काउंट करना होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट क्वार्टर नहीं किया जाता। ये हो गया बेसिक क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट बात समझो आप। नेक्स्ट पॉइंट, आप जब भी कैपिटल गुड्स परचेस करते हो फैक्ट्री में, व्हेनेवर यू परचेस कैपिटल गुड्स इन योर फैक्ट्री, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी मच क्लियरली, यू कैन नेवर सेल दिस पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स, क्योंकि इसके ऊपर आपने आईटीसी लिया हुआ है। And why government have given you ITC for on capital goods? Because you should use it for your making business, और वो बिजनेस में से आप क्या करोगे आगे जाके, टैक्सेबल सप्लाई करोगे जहां पे गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, ठीक है ना। यू शुड मेक अ टैक्सेबल सप्लाई जहां से गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा। But what some people do is this, they sell this particular capital good. The reason might be anything, they transfer this capital goods. On transfer of capital goods, you are violating the condition of use. जो condition of use थी या intended to be used in the business था, वो आप violate कर रहे हो, क्योंकि अब अभी आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो सेकेंड हैंड गुड जब आप ट्रांसफर करते हो तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं, ये गलत कर दिया आपने, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडिट जो होगा प्रोपोर्शनेट क्रेडिट वो रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्सल कैसे करते हैं यहाँ पे, वो आप समझो। यहाँ पे दो अमाउंट हम निकालते हैं। पहले तो हम निकालते हैं कि टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब जितना भी ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितने का भी आपने सेल किया 2 लाख का है,
और उस मशीनरी का रेट अगर 2 लाख इंटू 18% है तो 2 लाख इंटू 18% इज इक्वल टू 36,000। एक ये होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। और सेकेंड नंबर जो होता है वो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आप माइनस करके जो निकालते हो, तो क्रेडिट आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर, आप जो है प्रोपोर्शनेट क्रेडिट जो माइनस करके जो निकालोगे, वो जो सिस्टमैटिक अप्रोच से निकालोगे, इन दोनों में का जो होगा वो व्हिचएवर इज, एक मिनट यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ आपको मैं, हायर लोअर गलत बोलने से अच्छा चेक करके बता दो। देखो क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। ठीक है ना, आप अगर सप्लाई प्लांट एंड मशीनरी करोगे जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट टू बी पेड इक्विवेलेंट टू हायर ऑफ, अब जितना कितना टैक्स भरोगे, अब हायर करना है यहाँ पे दो चीजें, कौन सा हायर करना है सर, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। माना क्या जाता है कि आपने जिस दिन से परचेस किया, जैसे आपने 2 क्वार्टर परचेस किया तो 10% का क्रेडिट एंजॉय कर लिया, 3 क्वार्टर अगर आपने यूज किया तो 15% का क्रेडिट यूज कर लिया, 5 क्वार्टर अगर आपने यूटिलाइज किया हुआ है तो आपने 25% का क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया है। तो ऐसे करते 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 आप 20 क्वार्टर्स तक आप जा सकते हो, जहां पे आपने क्या किया हुआ है, क्रेडिट यूटिलाइज किया हुआ है, ऐसे मान लिया जाएगा। अब होता क्या है यहाँ पे कि अगर आपने पकड़ लो 8 क्वार्टर्स अगर आपने यूटिलाइज कर लिया, 8 इंटू 5 क्या होता है 40%। तो आपका जितना भी आईटीसी था, जैसे आपका पकड़ लो आईटीसी 10 लाख रुपए का था, तो 10 लाख माइनस 40%, 8 क्वार्टर का 40% होता है, 10 लाख माइनस 40% इज इक्वल टू 6 लाख। तो ये हो गया पहला नंबर। और दूसरा नंबर उन्होंने बोला टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू पकड़ लो, आपका 2 लाख था, 2 लाख को आपने ये मशीनरी सेल किया इंटू 18%, ठीक है ना, इसका आ रहा है 36,000। अब 36,000 और 6 लाख विच एवर इज हायर आपको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब आप 6 लाख रिवर्स करोगे। सर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी जिसने मशीनरी परचेस किया है ना, उसको 6 लाख रुपीज का क्रेडिट मिलना चाहिए, उसे 6 लाख रुपीज का क्रेडिट मिलना चाहिए, या तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे उसने टैक्स भरा है मिनिमम उतना तो मिलना ही चाहिए, तो इसलिए गवर्नमेंट विचर हायर लेता है, इसका लॉजिक हो गया, ठीक है ना। आगे बात की है, लेकिन उन्होंने बोला टैक्स टू बी पेड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हेन द रिफैक्टरेड ब्रिक्स मोल्ड डाइल्स एंड जिग्स एंड फिक्चर्स आर सप्लाइड एज अ स्क्रैप। स्क्रैप जब भी करोगे अपना, जब भी स्क्रैप करोगे तो स्क्रैप में आपको ये 5% वाला प्रोविजन नहीं लगाओगे, क्योंकि ये 5% वाला प्रोविजन ऑर्डिनरी मशीनरी में लगता है, अच्छी मशीनरी में लगता है। जो मशीनरी आप स्क्रैप करके सेल कर रहे हो तो उसमें खाली टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ही लगेगा, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ही लगेगा, ये आप याद रखना हमेशा प्लीज। इतनी बातें हो गई मेरी, ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की बातें मैंने कर ली। सर क्या हम क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर सेल होता है, मर्जर होता है, अमालगमेशन होता है, तो जो प्रीवियस ओनर का जो क्रेडिट होता है वो न्यू ओनर के यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, उसके कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो आप पढ़ लो, सीएसीएमए का सर्टिफिकेट भी लगता है यहाँ पे, कितना इतना यहाँ पे वैल्यू था जो ट्रांसफर करना चाहिए, ठीक है ना, और जिस प्रपोर्शन में उसी प्रपोर्शन में ये ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, मतलब सीजीएसटी जाएगा, वो सब बातें यहाँ पे लिखी गई है। सर मेरा अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया, एक मेरा मुंबई में है ऑफिस, अब दूसरा मेरा पकड़ लो कोल्हापुर में, मेरा जहाँ पे गांव है वहां पे ऑफिस खुल गया, अब मेरा क्रेडिट जो, और मैंने क्या किया, दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया, या तो किसी और स्टेट में है, ठीक है ना, सर मुझे मुंबई का क्रेडिट मुझे यहाँ पे पास ऑन करने का, कैन आई डू दैट, ठीक है ना। अगर ये विद इन द स्टेट होगा तो आप कर सकते हो, आउटसाइड द स्टेट होगा तो नहीं कर सकते, क्योंकि महाराष्ट्र का क्रेडिट महाराष्ट्र के बाद पास ऑन नहीं होता। तो उन्होंने बोला विद इन महाराष्ट्र, तो मुंबई टू कोल्हापुर यस, मुंबई पुणे, मुंबई नासिक, मुंबई नागपुर, ये हो सकता है, ठीक है ना। केरला में कैलिकट में एक ऑफिस है, कोची में एक ऑफिस है, कोची के ऑफिस में एक्सेस क्रेडिट है, कैलिकट के ऑफिस में मुझे ट्रांसफर करना है, कैन आई डू दैट, यस। A registered person having a separate registration for a multiple place business can transfer the unutilized ITC to any or all of the newly registered places of the business in the ratio of the value of asset held by them at a time of registration। उन्होंने जितना भी asset का value hold किया उस proportion में आप उनको ITC transfer कर सकते हो, ठीक है ना। Next, value of asset means value of entire asset of the business irrespective whether ITC has been claimed or not। तो उन्होंने बोला total value, जैसे यहाँ पे 20 लाख का value, वहाँ पे 5 लाख का है, तो 20:5 का ratio हो गया, ठीक है ना। This has to be passed within the 30 days obtaining the separate registration। Within 30 days का ही टाइम मिलता है आपको ये पास ऑन करने का। Upon the acceptance of detail by the newly registered person, the transferee on a common portal can utilize the ITC credited in credit ledger। चलो ये हो गया, ये बात हो गई। और कैसे यूटिलाइज करना है ITC, तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, ये तो मैंने बहुत बार बताया आपको, 7 स्टेप मॉडल,
कि आईजीएसटी जो है वो पहले आईजीएसटी के सामने यूज करना है, आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के सामने, फिर सीजीएसटी एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन। जब तक आईजीएसटी नील नहीं होता तब तक आप सीजीएसटी को हाथ नहीं लगाओगे। सीजीएसटी पहले सीजीएसटी के सामने यूज होगा, फिर आईजीएसटी के सामने होगा, फिर ये भी नील हो जाना चाहिए। फिर एजीएसटी एजीएसटी के सामने यूज होगा, फिर एजीएसटी जो है वो क्या होगा, एजीएसटी आईटीसी के सामने, आईजीएसटी के सामने यूज होगा, सीजीएसटी के सामने यूज नहीं होता। तो ये बातें हमारी यहाँ पे हो गई है। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आप अभी मुझे रिज्वाइन करो, 8:30 हो रहा है, आप प्लीज मुझे 8:45 को ज्वाइन करो, 8:45 प्लीज रिज्वाइन में 8:45, ठीक है ना। 8:45 पे बात करते हैं।